नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जीआईसी के लिए टेस्ट सीरीज हम समय समय पर करवाते रहते हैं और उसी सिलसिले में आज भी एक टेस्ट सीरीज है जो टॉपिक वाइज है। कई टॉपिक मिक्स हैं इसमें, जैसा कि पहले टेस्ट में हमने पिछली बार करवाया था तो 3-4 टॉपिक मिक्स थे, उसी तरह से इसमें भी कई टॉपिक मिक्स हैं। जीआईसी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज़ को करिए और देखिए इसमें कितने टॉपिक मिक्स हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। इसमें 4-5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है उर्दू के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, दूसरा है उर्दू गज़ल से मुताल्लिक़ सवालात, तीसरा है उर्दू नज़म से मुताल्लिक़ सवालात और चौथा है दास्तान और ड्रामे से मुताल्लिक़ सवालात। तो कई टॉपिक मिक्स हैं इसमें। और मैंने आज प्रश्नों के जो तरीका है पूछने का उसको भी चेंज किया है। इसमें प्रश्नों का जो तरीका है पूछने का वो इसमें चेंज है। कुछ प्रश्न आपको सिंपल मिलेंगे जैसे पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपको स्टेटमेंट के प्रकार के मिलेंगे जिस तरह से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जो सुमेलित करने के लिए, जो हिंदी में आपको जीएस में आते हैं सुमेलित करने के लिए, उस प्रकार के मिलेंगे। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन शामिल हैं और प्रश्न कुछ इस तरह के भी आपको मिलेंगे कि एक एक प्रश्न में आपको 5-5 सवाल तैयार होंगे। एक एक सवाल में 5-5 सवाल और 5-5 जवाब तैयार होंगे। तो इस सीरीज़ को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने 30 सवाल नहीं, कम से कम 60-70 सवाल किए हैं। इस तरह से मैं ये टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। मिक्स टॉपिक है ये, जैसा कि मैंने बताया कि 4-5 प्रकार के टॉपिक इसमें मिक्स हैं। तो आइए अपने टेस्ट सीरीज़ पर चलते हैं। उर्दू के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे जीआईसी हो, टीजीटी पीजीटी हो और एलटी हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज़। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा देखें और पूरा करें। आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, बहुत मुफीद होगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से कि साथियों, हमारा ये चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी आप सभी के लिए एकदम से लगा हुआ है, आप सभी लोगों के हित में ही काम कर रहा है और आप सभी लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है बिल्कुल फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं हमारे चैनल पे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल दूर दूर तक बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग अपने इस तैयारी को, उर्दू की तैयारी को मजबूत कर सकें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया। पहला ऑप्शन है मीर अमन, दूसरा सैयद सुलेमान नदवी, तीसरा नसीरुद्दीन हाशमी और चौथा महमूद शिरानी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया है ये नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया। तो इस तरह से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी सीरीज में साथियों आगे आपको कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे सवालात मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये सवाल करने से आपका 5-6 सवाल तैयार हो जाएगा। आगे इसी सीरीज में है। तो अगला प्रश्न है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को किस ख़त ज़मीन से मंसूब किया है? पूछ रहा है सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को कहाँ से मंसूब किया है, किस ज़मीन से मंसूब किया है? तो पहला ऑप्शन है दक्कन से, दूसरा सिंध से, तीसरा दिल्ली से और चौथा पंजाब से। नाम सैयद सुलेमान नदवी है, एक बार ध्यान दीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी। पहला जो क्वेश्चन था आपका वो दक्कन से था, तो दक्कन में कौन थे? दक्कन से पेश किया था नसीरुद्दीन हाशमी ने। लेकिन अब की बार सैयद सुलेमान नदवी की बात कही जा रही है।
तो सैयद सुलेमान नदवी जो है साथियों, उन्होंने सिंध से पेश किया था, सिंध से आगाज़ माना था उर्दू का, उर्दू ज़बान का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंध से। सैयद सुलेमान नदवी सिंध से, ठीक है। सा से सैयद सुलेमान नदवी और सा से सिंध, ये आप ध्यान दीजिएगा। नसीरुद्दीन हाशमी की जब बात आएगी तो दक्कन से आप लगाइएगा, सैयद सुलेमान नदवी की जब बात आएगी तब आप सिंध से लगाइएगा, क्योंकि सा से सैयद है और सा से सिंध है। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान सिंध से निकली है, यह किसने पेश किया। अभी आपने देखा कि सिंध से हमने क्या बताया था, सैयद सुलेमान नदवी। फिर ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान सिंध से निकली है, ये किसने पेश किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सा से सिंध और सा से सैयद सुलेमान नदवी। याद करने का तरीका है ये, बाकी और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि मसूद हुसैन खां ने किस इलाके को उर्दू का गहरवारा करार दिया था। अब की बार पूछा गया है मसूद हुसैन खां के बारे में। अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नज़रियात हैं। तो मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहरवारा माना था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि मसूद हुसैन खान ने पंजाब गलत है, दक्कन भी गलत है, सिंध भी गलत है। मसूद हुसैन खान ने किसको माना था, नवाहे दिल्ली को। मसूद हुसैन खान ने नवाहे दिल्ली को माना था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इतनी बात हर शख्स जानता है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, यह कौल किसका है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये, परंपरागत पूछा चला आ रहा है ये, और पूछा जाता रहा है और इंशाल्लाह पूछा जाता रहेगा। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, यह किसका कौल है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी जानते होंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, इनका कौल है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। देखते चलिए, आपको आगे बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे सवाल मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीएस वगैरह में पूछता चला आ रहा है। आने वाले समय में उर्दू में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यू पैटर्न है, एक एक सवाल में आपको 5-5, 4-4 सवाल तैयार होंगे। इसीलिए मैं ये टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। इसमें 4 टॉपिक शामिल हैं उर्दू के बारे में, मुख्तलिफ ख्यालात, उर्दू गज़ल, उर्दू नज़म, दास्तान और ड्रामा। देखते चलिए। अगला सवाल है, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया। आपको मैंने अभी बताया है कि सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया। तो सा से सिंध, सा से सैयद सुलेमान नदवी, ये आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई है, इस नज़रिया को किसने पेश किया। अब जब साथियों पंजाब की बात आ जाए, तो जब भी पंजाब की बात आ जाए तो आप हाफिज़ महमूद शेरानी को टिक करिएगा। हाफिज़ महमूद शेरानी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इन्होंने पंजाब से उर्दू की इब्तिदा मानी है, हाफिज़ महमूद शेरानी। अगला सवाल है, शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलिद किसे बताया है। शौकत सब्ज़वारी के बारे में बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलिद किसे बताया है। तो पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध, चौथा दक्कन। तो जब भी शौकत सब्ज़वारी की बात आ जाएगी साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि शौकत, मैं याद करने का तरीका थोड़ा यहाँ पे बता दूँ कि शौकत सब्ज़वारी, सब्ज़ से हरा भरा, सब्ज़ी का कलर हरा होता है, और हरा से हरियाणा,
ध्यान रखिएगा। शौकत सब्ज़वारी की बात जब भी आ जाए तो आप हरियाणा टिक करिएगा, क्योंकि शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलिद हरियाणा को बताया है। इनके नाम में जुड़ा है शौकत सब्ज़वारी। सब्ज़वारी से आप सब्ज़ी समझ लीजिए, और सब्ज़ी का रंग हरा होता है, और हरा से हरियाणा। ये याद करने का मैं एक छोटा सा समझ लीजिए तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसमें और कोई भी जो है वो नहीं है ट्रिक वगैरह, बस ऐसे ही मैं याद करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि शौकत सब्ज़वारी, सब्ज़वारी से हरा, हरा से हरियाणा। तो शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलिद हरियाणा को बताया है। अगला प्रश्न है, किस माहिर लिसानियात ने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू दरावड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है? उर्दू दरावड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है, ये किसने कहा था, पूछा जा रहा है कि किस माहिर लिसानियात ने ये बताया कि उर्दू दरावड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है। तो पहला ऑप्शन है सहील बुखारी, दूसरा शौकत सब्ज़वारी, तीसरा सुनीति कुमार चटर्जी, चौथा सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि शौकत सब्ज़वारी गलत है, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर गलत है, सुनीति कुमार चटर्जी गलत है। सही आपका है सहील बुखारी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बुखारी साहब ने ये बताया कि उर्दू दरावड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है, ये ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। ज़ुबान दहली, तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ज़ुबान दहली उर्दू का असल और सर चश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा। ये पूछा जा रहा है कि यह कौल किसका है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा मीर अम्मन, तीसरा हाफिज़ महमूद शेरानी, चौथा मसूद हुसैन खान। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ज़ुबान दहली उर्दू का असल और सर चश्मा है, ये जो कौल है साथियों ये मसूद हुसैन खान का है। अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन किया है मसूद हुसैन खान से रिलेटेड, नवाहे दहली, ये नवाहे दहली ये मसूद हुसैन खान, इसी से बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, नीचे भी दिया हुआ है कि इन्हीं का ये कौल है कि असल उर्दू सरचश्मा है, और जो है ज़ुबान दहली असल उर्दू सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा। ये कौल इन्हीं का है, मसूद हुसैन खान का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि सिंध में उर्दू की इब्तदा का नज़रिया किसने पेश किया? तो हमने आपसे बताया था सा से सिंध और सा से सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस थे ये उर्दू के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात थे, नज़रियात थे। अब अगला टॉपिक आपका उर्दू गज़ल है। उर्दू गज़ल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देखिए, अगले पेज पे चलते हैं। अगला जो सवाल है साथियों ये उर्दू गज़ल से मुतालिक सवालात हैं। तो प्रश्न है कि मुंदरजा झेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़ें और सही बयानात को निशानदेही कीजिए। आपको 1, 2, 3, 4 और 5 बयान मिलेंगे इसमें, और पांचों बयान में कौन कौन सा बयान सही है ये आपको निशानदेही करना है और आंसर बताना है। पहला बयान है गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में 6 बार शाये हुआ, पहला ये बयान है। दूसरा है 10 तंबू एक रोज़नामचा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में 15 महीनों के हालात कलमबंद किए हैं। तीसरा है महर नीमरोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से अहद हुमायूं तक के तारीख़ी हालत को बयान किया है।
चौथा बयान है बहादुर शाह ने गालिब को 1849 में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया था। और पांचवा बयान है कि बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को ज़ौक़ से पहले मुल्कुल शोरा का खिताब दिया था। तो ये 5 बयान हैं जो पांचों बयान हमने पढ़े, और पूछ रहा है प्रश्न में कि इनमें से कौन सा बयान सही है। जो बयान सही है उसकी निशानदेही कीजिए। अब पांचों बयान में कौन सा बयान सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या चौथा और दूसरा सही है, या पहला तीसरा और पांचवा सही है। अब ये सवाल कठिन हो जाता है, ये सवाल कठिन हो जाता है। और अगर आप ये सवाल कर ले जाते हैं तब माना जाएगा कि आप उर्दू के बहुत अच्छे जानकार हैं। ऑप्शन है पहला कि ए, बी, सी और डी 4 सही है। दूसरा ऑप्शन है बी, डी और ई 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है बी, सी और डी 3 सही है। चौथा है ए, डी और ई 3 सही है। तो मैं आपको बताऊं साथियों कि गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में 6 बार शाया हुआ, ये बिल्कुल गलत है। 6 बार नहीं शाया हुआ। 10 तंबू एक रोज़नामचा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में 15 महीनों के हालात कलमबंद किए थे, ये बिल्कुल सही है, यानी बी सही है। महर निमरोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से अहद हुमायूं तक के तारीख़ हालात को बयान किया था, ये भी सही है, यानी बी, सी सही है। और देखते हैं बहादुर शाह ने गालिब को 1849 में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो गया? बी हो गया सही, सी हो गया सही और डी हो गया सही। ई देखते हैं बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को ज़ौक़ से पहले मुल्कुल शोरा का खिताब दिया था। गालिब को ज़ौक़ से पहले नहीं दिया था, ज़ौक़ से पहले गालिब को बिल्कुल नहीं दिया था, ये गलत हो गया, यानी कि आपका 3 सही है, बी, सी और डी। तो अब इसमें देखिए पहला गलत हो गया, बी, सी, डी इसमें भी नहीं, इसमें है तीसरे वाले में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, सी और डी। तो अब जाके आपका एक प्रश्न पूरा हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा झेल में चंद बयानात दर्ज किए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और अपनी मालूमात की रोशनी में सही बयानात को कलमबंद कीजिए। अगला सवाल भी सेम पहले ही सवाल की तरह है। देखिए पहला बयान है कि मोमिन की मौत ज़्यादा आम खाने की वजह से हुई थी। पहला बयान है मोमिन का ख़ानदानी पेशा सिपाहगिरी था। तीसरा है मोमिन इल्म, रमल और तारीख़ गोई में हद दर्जा महारत रखते थे। चौथा है मोमिन के कलाम का एक ख़ास वसफ़ मामला बंदी है, मामला बंदी है। फिर ई वाला है कि मोमिन के गज़लों का मौज़ूआ सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न व इश्क होता है। तो ये 5 जो बयान हैं, इन पांचों बयानों को पढ़िए और इन पांचों बयानों में से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा बयान सही है, वो आपको टिक करना है। सी, डी, ई सही है, या फिर ए, बी, सी, डी सही है, या फिर बी, सी, डी, ई सही है, या फिर ए, सी, डी, ई सही है। कौन सा बयान सही है वही बयान आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि मोमिन की मौत ज़्यादा आम खाने से नहीं हुई थी, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मोमिन का ख़ानदानी पेशा सिपाहगिरी नहीं था, ये भी सरासर गलत है। आपने मोमिन के बारे में पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि मोमिन इल्म, रमल और तारीख़ गोई में हद दर्जा महारत रखते थे। ये मुझे सही लगता है, ये बिल्कुल सही लगता है। सी वाला तो सही है। आगे देखते हैं। मोमिन के कलाम का एक ख़ास वसफ़ मामला बंदी है, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ई देखते हैं। मोमिन के गज़लों का मौज़ूआ सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न व इश्क होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका सी, डी और ई बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें सी, डी, ई? सी, डी, ई ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका पूरा हुआ।
अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा झेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयान को निशानदेही कीजिए। देखिए, इस तरह के सवाल आप जब करेंगे ना तो आपको कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे, कई सवाल तैयार हो जाएंगे और आपकी जो रिहर्सल है, आपका ये जो प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल एकदम सरलतम रूप से जारी रहेगा और आसान तरीके से आप सारे सवालों को हल कर ले जाएंगे। शाद के बारे में कहा जाता है कि मीर और आतिश के आमेजिश से शाद का असलूब पैदा हुआ है। दूसरा बयान है कि अनीस के कहने पर शाद ने मरसिया निगारी का आगाज़ किया था। तीसरा है, शाद को अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1891 में खान बहादुर का खिताब दिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा सही है। शाद के मजमूए कलाम नगमा अलहाम को फजल हक अजीम आबादी ने मुरत्तब किया है। तो ये 4 बयान हैं, इन चारों बयानों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको सिर्फ सही बताना है, गलत नहीं बताना है, आपको जो सही है वही बताना है। ये देखिए, सही बयानात को निशानदेही करना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि पहला जो ऑप्शन है, शाद के बारे में कहा जाता है कि मीर और आतिश के आमेजिश से शाद का असलूब पैदा होता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनीस के कहने पर शाद ने मरसिया निगारी का आगाज़ किया था, ये भी सही हो जाता है। अनीस के ही कहने पर शाद ने मरसिया निगारी का आगाज़ किया था। तो ए और बी सही हो गया। ए और बी इसमें भी है, ए और बी इसमें भी है। आगे देखते हैं। शाद को अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1891 में खान बहादुर का खिताब दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। आप शाद के बारे में पढ़ेंगे तो 1891 में ही इन्होंने खान बहादुर का खिताब पाया था अंग्रेज़ी हुकूमत से। तो ए बी सी तीनों सही हो गया। चौथा देखते हैं, शाद के मजमूए कलाम नगमा अलहाम को फजलुल हक अजीम आबादी ने मुरत्तब किया था, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि कौन कौन सा सही हो गया, ए सही हुआ, बी सही हुआ और सी सही हुआ। इस तरह से आपका ए बी सी किस में है, ए बी सी दूसरे वाले में, जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पर सवाल है, ये सारे सवाल इतने अहम सवाल हैं, इतने महत्वपूर्ण सवाल हमने लिए हैं आप सभी लोगों के लिए। देखिए, मुंदरजा झेल में चंद शायर शोरा के नाम और उनके साले वफ़ात दिए गए हैं। चंद शोरा के नाम और उनके साले वफ़ात दिए गए हैं। नाम के एतबार से सने वफ़ात शामिल कीजिए। यहाँ पर आपको जैसे जीएस में आता है सुमेलित करने के लिए, आप तीर से ऐसे तीर लगाते हैं और सुमेलित करते हैं, सेम वैसे ही ये सवाल है। तीर लगाते हैं और सुमेलित करते हैं, सेम ये भी सवाल वैसे ही है। तो पहला है, देखिए, हसरत के सामने है 1956, फ़ानी के सामने है 1960, असगर के सामने है 1941, जिगर के सामने है 1951, यगाना के सामने है 1936। तो अब ये आपको सुमेलित करना है, ये सुमेलित नहीं है, यही तो सुमेलित करना है आपको। और सुमेलित करके ये ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। तो मैं आपको बताऊं साथियों कि जो हसरत थे, इनका जो साले वफ़ात है, साले वफ़ात ये इधर लिखा हुआ है, इनका जो साले वफ़ात है ये 1951, फ़ानी का हुआ 1941, यगाना का हुआ 1956, जिगर का हुआ 1900 नहीं साथियों, जिगर का 1960 है, असगर का 1936। इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 2
और ई का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 2 और ई का 1। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। यहाँ से आप कई बार जब देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि किसका सारे वफात कितना है। सारी चीज़ याद नहीं रहते, ध्यान में लाना पड़ता है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा जेल में चंद गज़ल गो शायरों के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको तीर के ज़रिए सही निशान लगाना है। तीर के ज़रिए लगाइए चाहे ऐसे ही, और ऑप्शन में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इधर लिखा है वालिद का नाम और इधर लिखा है शोरा का नाम। तो कौन से शोरा के वालिद का क्या नाम है ये आपको बताना है। जैसे हसरत है तो हसरत के वालिद का नाम सैयद अजहर हुसैन है। हसरत के वालिद का नाम क्या है? सैयद अजहर हुसैन है। वहीं पर अगर फ़ानी के वालिद की नाम बात करें अगर हम, तो फ़ानी के वालिद का नाम है शफ़ाअत अली ख़ान। शफ़ाअत अली ख़ान। वहीं पर जिगर की बात करें अगर हम, तो जिगर के वालिद का नाम है अली नज़र। असगर के वालिद का नाम देखिए, असगर के वालिद का नाम मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन है। मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन है। यगाना बचे तो यगाना के वालिद का नाम साथियों क्या हुआ? मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। आपने पढ़ा हुआ, इनमें से फ़ानी तो हमने पढ़ाया ही है, हसरत भी पढ़ाया है, जिगर भी पढ़ाया है, यगाना भी पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरह से ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 और उस तरह से ई का 4। तो ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, यही पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2 और ई का 4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा जेल में चंद गज़ल गो शोरा के नाम और उनके उस्तादजा के नाम दिए गए हैं। शागिर्द के एतबार से उस्तादजा के नाम शामिल कीजिए। इधर देखिए, ये उस्ताद हैं और ये शागिर्द हैं। तो कौन से शोरा के कौन से उस्ताद हैं ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है साथियों, तो आपको ये सुमेलित करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो हसरत के जो उस्ताद हैं, हसरत के जो उस्ताद हैं साथियों, वो हसरत के उस्ताद तस्लीम हैं। हसरत के उस्ताद तस्लीम हैं। वहीं पर अगर हम फ़ानी बदायूनी की बात करें, फ़ानी बदायूनी की बात अगर हम करें, फ़ानी बदायूनी, तो फ़ानी बदायूनी के उस्ताद जो हैं वो वहीदुल्ला खान हैं। कौन है? वहीदुल्ला खान। तो पहले का 5वां और दूसरे का 1, पहले का 5 दूसरे का 1, पहले का 5 दूसरे का 1, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब चलते हैं और मिलाते हैं। सी देखें अगर हम, तो सी जिगर हैं। तो जिगर के जो उस्ताद हैं वो अली नज़र, दाग, मुंशी अमीरुल्लाह, तस्लीम, 3 लोग हैं। तो सी का हो गया 4। वहीं अगर हम डी की बात करें, डी की बात करें साथियों, असगर, असगर के जो उस्ताद हैं वो खलील अहमद, वजद और बिलग्रामी और मुंशी अमीरुल्लाह, तस्लीम, ये 3 लोग हैं। तो इस तरह से कौन बचे? यगाना, यगाना के उस्ताद बेताब अजीम आबादी, शाद अजीम आबादी। तो ए का 4, ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, ए का 5, बी का 1, सी का 4, ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2, डी का 3 है इसमें, डी का 3। ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो सवाल है ये नज़म से मुताल्लिक़ है। तो पहला प्रश्न है, मुंदरजा जेल में चंद नज़म गो शायर शोरा के सन पैदाइश दी हुई है, उनके नाम दिए गए हैं। नाम के एतबार से सन पैदाइश शामिल कीजिए। यहाँ भी देखिए कौन से शोरा की पैदाइश कब हुई ये आपको बताना है और उसके बाद सही विकल्प, ये 4 दिए हैं, सही विकल्प का निशान लगाना है। तो
देखिए जो जोश हैं, आपने पढ़ा होगा, जो जोश हैं वो 1896 में पैदाइश हुई थी इनकी। जोश की पैदाइश 1896 में हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करें मेराजी, तो मेराजी की जो पैदाइश हुई थी वो 1912 में हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो इस तरह से ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1, ये पहला ही ऑप्शन मिल गया। और सी का अगर देखें, सी का, तो सी का 1911, फैज़ का आप सभी लोग जानते हैं, फैज़ का 1911 है। अख्तरुल ईमान बचे तो अख्तरुल ईमान का 1915 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में कुछ जो नज़म गो शोरा हैं उनके वालिद का नाम दिया गया है, और उनके वालिद के एतबार से आप सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। ये शोरा हैं और ये इनके वालिद हैं। तो देखिए जो जोश हैं इनके वालिद का नाम बशीर अहमद खान, जोश जो हैं इनके वालिद का नाम क्या है, बशीर अहमद खान। वहीं पर अगर मेराजी की बात करें तो मेराजी के वालिद का नाम मुंशी मोहम्मद मेहताबुद्दीन है। वहीं पर फैज़ की बात करें तो इनके वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान है। वहीं पर मखदूम की बात करें तो इनके वालिद का नाम गौश मोहिउद्दीन है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा झेल में चंद शोरा के सने वफ़ात और उनके नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से सने वफ़ात शामिल कीजिए। फिर यहाँ पे वही चीज़ करना है, जोश हैं, मेराजी हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं और अख्तरुल ईमान हैं। तो यहाँ पर साथियों फिर मिलाना है कि किसका सने वफ़ात कौन सा है। जोश, देखिए जोश का सने वफ़ात जो है 1982 है, जोश का सने वफ़ात 1982 है। मेराजी का सने वफ़ात 1949 है। इस तरह से आप मिलाएं कि ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो और देख लेते हैं, फैज़ अहमद फैज़ का देख लीजिए 1984 है। फैज़ अहमद फैज़ सबको याद होगा 1984, तो सी का 2 हो गया। तो ए का 4 बी का 1 सी का 3, इसमें ए का 4 बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, अख्तरुल ईमान का 1996। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे सवाल है साथियों, देखिए ये जो सवाल है ये दास्तान और ड्रामे से मुताल्लिक है। ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। मुंदरजा झेल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमबंद कीजिए। देखिए दास्तान में माफौकुल फितरत अनासिर का इस्तेमाल कसरत से मिलता है, पहला बयान है। दूसरा है दास्तान का मकसद अपने कारी को फरहत व अनबसात का सामान फराहम करना होता है। तीसरा बयान है कहानी की मुख्तसर और एक नशस्त में लिखी जाने वाली सिन्फ को दास्तान कहते हैं। चौथा बयान है कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ को दास्तान कहते हैं। पाँचवा बयान है गालिब ने दास्तान को दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न करार दिया है। ऐसे सवाल जो होते हैं वो कठिन माने जाते हैं, और ऐसे सवाल की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान सवाल आपके लिए एक छोटी सी बात बन जाएगी, तुरंत आप सही कर देंगे। तो इसमें बताना है कौन सा बयान सही है, यही चीज़ बताना है। सही बयान को आपको कलमबंद करना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको देखना है कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, ऐसे आपको बताना है। तो दास्तान में माफूकुल फितरत अनासिर का कसरत से इस्तेमाल मिलता है, बिल्कुल आप जानते हैं सही है। दास्तान का मकसद अपने कारी को फरहत व अब निसात का सामान फराहम करना होता है, ये भी सही है, बी। वहीं पर अगर हम तीसरा देखते हैं कहानी की मुख्तसर और एक नशस्त में लिखी जाने वाली सिन्फ को दास्तान कहते हैं, ये गलत है, यानी ए बी सही है, सी गलत है। डी है कि
कहानी की तवील और पेचीदा सिंध को दास्तान कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। गालिब ने दास्तान को दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न करार दिया। दिल बहलाने के लिए गालिब है ख्याल अच्छा है, आपने सुना ही होगा। तो ए बी डी और ई, ए बी डी और ए, ए बी डी और ई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। कई बार जब आप देखेंगे ये प्रश्न पत्र तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से मिलेगा और तैयार हो जाएगा। फिर मुंदरजा जेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयान को निशानदेही कीजिए। ऊपर वाले सवाल में सही बयानात को निशानदेही करना था और नीचे वाले सवाल में जो गलत है उनको निशानदेही करना है। पहला बयान है, उर्दू का पहला दास्तान गो मुल्ला वजही को और उसकी तसनीफ़ सबरस को पहली दास्तान करार दी गई है। दूसरा है कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान रज्जब अली बेग सरवर की फसाना अजायब है। तीसरा है, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर है। चौथा है, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फसाना अजायब है। पांचवा है, दास्तान नौ तर्ज मुरस्सा 19वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है। तो इसमें से गलत कौन है ये आपको बताना है, इसमें से गलत कौन है ये आपको बताना है। ये विकल्प दिए गए हैं नीचे देखिए, पहला गलत, दूसरा गलत, या दूसरा तीसरा गलत, या तीसरा चौथा गलत, या सब गलत, या सिर्फ ई गलत। ऐसा जो बयान है आपको पढ़ के फिर उसमें से उत्तर देना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि चलिए बयान की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं बयान। पहला है बयान कि उर्दू का पहला दास्तान गो मुल्ला वजही को और उसकी तसनीफ़ सबरस को पहली दास्तान करार दी गई है, ये गलत है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान रज्जब अली बेग सरवर की फसाना अजायब है, बिल्कुल सही है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान फसाना अजायब को ही कहा जाता है। फिर सी की बात करें तो सी, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर है, ये गलत है। यानी अभी तक आपको जो है अभी तक आपको एक ही गलत मिला, क्योंकि यहाँ पर गलत की निशानदेही करना है, गलत की। सही जो है वो आपको बताना ही नहीं है, तो जो मैं यहाँ गलत काट रहा हूँ वो सही है। फिर है, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फसाना अजायब है, ये भी सही है, मगर इसको गलत काटेंगे क्योंकि मुझे गलत बताना है। ये है, दास्तान और तर्ज मुरस्सा 19वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है, तो ये भी गलत है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो उर्दू का पहला दास्तान वो मुल्ला वजही और उसकी तसनीफ़ सबरस को पहली दास्तान, ये सही है, इसलिए इसको हम बताएंगे नहीं, इसको हम बताएंगे नहीं। दूसरा वाला गलत है, और यहाँ पर कौन सा गलत है, ई वाला गलत है। दास्तान और तर्ज मुरस्सा 19वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है ये, तो यानी कि बी और ई यही दोनों गलत है। बाकी उर्दू का पहला दास्तान वो मुल्ला वजही ही है, इनकी तसनीफ़ है सबरस, ये भी सही था। शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर है, ये भी सही था। चौथा है डी वाला कि शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फसाना अजायब है, ये भी सही था। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो हमें गलत कौन सा मिला, बी वाला मिला और ई वाला मिला, यानी बी और ई देखिए कहाँ पे है, बी और ई। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। गलत बताना है भैया, गलत बताना है, सही वाला हमें नहीं बताना है। तो जो सही है, पहला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है, तो ये सब हम नहीं बताएंगे, हमको गलत बताना है। यानी बी वाला गलत था और ई वाला गलत था, यही दोनों गलत था, तो यही दोनों हमको बताना है। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में देखिए गलत बयान को निशानदेही करनी है, गलत बयान। ठीक है, आगे सवाल पे चलते हैं, अगले पेज पे।
अगले पेज पे सवाल पूछा गया कि मुंदरजा झेल की कौन सी दास्तान किसके फरमाइश पर लिखी गई है, ये आपको बताना है, सुमेलित करना है एक हिसाब से। तो यहाँ से आपको कम से कम 5 सवाल तो तैयार हो जाएंगे। करबल कथा है, सबरस है, रानी केतकी की कहानी है, फसाना अजायब है, बागो बहार है। पूछ रहा है किसके फरमाइश पर लिखी गई थी। तो यहाँ से आपको कुछ तो पता ही होगा और सुमेलित करने के बाद आपको विकल्प भी देखने हैं, कौन से विकल्प में क्या लगाना है आपको। करबल कथा के सामने अब्दुल्ला कुतुब शाह लिखा है, लेकिन ये सही नहीं है। आपको यही तो सुमेलित करना है, यही तो आपको सुमेलित करना है। तो जो करबल कथा है वो नवाब शर्फ अली की फरमाइश पर लिखी गई थी। सबरस देखिए, सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। तो इस तरह से ए का तीसरा और बी का पहला, कहीं पर देखिए ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सही है। सी का रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो है नवाब साहबजादा के कहने पर की फरमाइश पर ही लिखी गई थी। नवाब साहबजादा की फरमाइश पर लिखी गई थी रानी केतकी की कहानी। आपने पढ़ा भी है रानी केतकी की कहानी। तो सी का हो गया चौथा, देखते हैं सी का चौथा, इसमें सी का दूसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सी का चौथा, डी का पाँचवा और ई का दूसरा। फसाना अजायब हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई थी। बचा बागो बहार, ये जान गिलक्रिस्ट की, आप सभी लोग जानते हैं, बागो बहार जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। मुंदरजा झेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई, ये भी देख लीजिए। कौन सी दास्तान कब शाये हुई, ये भी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। कौन सी दास्तान कब शाये हुई, इसमें भी आपको विकल्प बताना ही बताना है। दूसरा है ये, पहला है ये, तीसरा है ये और ये चौथा है। तो करबल कथा 1961 में शाये हुई थी। सबरस की अगर बात करें तो ये 1932 में शाये हुई थी। तो पहला का चौथा और दूसरा का पहला, पहला का चौथा दूसरा का पहला, पहला का चौथा दूसरा का पहला, यानी पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो और देखते हैं रानी केतकी की कहानी कब शाये हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं 1933 में शाये हुई थी रानी केतकी की कहानी। और बागो बहार की अगर हम बात करें तो बागो बहार सबको पता है, डी का पाँचवा। तो इस तरह से पहला का चौथा और दूसरा का पहला और तीसरा का दूसरा, पहला का चौथा पहला, तीसरा का दूसरा, डी का पाँचवा। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए और टिक लगा लीजिए। रानी केतकी की कहानी ये 1933 में शाये हुई थी, करबल कथा 1961 में, सबरस 1932 में, और फसाना अजायब की बात करें तो बचा क्या, यही बचा 1843, फसाना अजायब 1843 में। तो ये हो गया। एक सवाल और देख लीजिए, इसमें पूछा गया मुंदरजा झेल में चंद किरदार और उनके रिश्ते दर्ज हैं, उन्हें पहचान कर जोड़े मिलाइए कह रहा है। इसमें भी वही चीज़ करना है। आपने एक दास्तान पढ़ा था, मैंने खुद पढ़ाया था, अक्ल और दिल, हिम्मत और कामत, हुस्न और जुल्फ, इश्क और हुस्न, ख्याल और हुस्न, ये कौन कौन है, ये किरदार किस नाम से हैं, ये आपको देखना है। तो अक्ल और दिल, हिम्मत और कामत, हुस्न और जुल्फ, इश्क और हुस्न, ख्याल और हुस्न। तो ये एक दास्तान था, इस दास्तान में ये सारे किरदार हैं। अब कौन किरदार कौन कौन जो है रूप में है, देखिए। अक्ल और दिल जहाँ तक है वो आप बाप और बेटा पे टिक करेंगे। हिम्मत और कामत,
ये भाई भाई हैं, हिम्मत और कामत भाई भाई। तो इस तरह से ए का चौथा और बी का पाँचवा, ए का चौथा और बी का पाँचवा, ए का चौथा बी का पाँचवा इसमें भी है और इसमें भी है। आगे देखते हैं, हुस्न और जुल्फ़, हुस्न और जुल्फ़ आपको देखना है कि हुस्न और जुल्फ़ कौन कौन है। तो हुस्न और जुल्फ़ ये बिल्कुल सही है, दोनों सहेलियां हैं, ये सही सुमेलित है, दोनों सहेलियां हैं। तो इस तरह से सी का तीसरा हो गया, तो पहले का चौथा दूसरे का पाँचवा सी का तीसरा, ये नहीं है, पहले का चौथा दूसरे का पाँचवा सी का तीसरा, ये सही है, यहाँ तक सही मिला, इसलिए आपका विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। डी का पहला और ई का दूसरा। डी, इश्क और हुस्न, इश्क और हुस्न बाप और बेटी हैं। बचा कौन? बचा गुलाम और मलिका, तो ख्याल और हुस्न ये गुलाम और मलिका हैं। ये जब दास्तान आप पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी पूरी समझ में जब आ जाएगी तो आप हर किरदार की शिनाख्त कर लेंगे आसानी से। तो आपको शायद हमने पढ़ाया भी था ये दास्तान। तो इस दास्तान में ये इतने सारे किरदार हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा वाला। तो अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हो गया आपका ये टेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टेड था, कई क्वेश्चंस आपके यहाँ से तैयार हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।